Hello, hi, good evening, everyone. I'm Aditi, your educator for English, and today we have Garima with me, who has qualified her JRF with a great percentile, which is to be precise 99.8. And आज जब आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट एट द लाइमलाइट, आई एम नॉट एट द सेंटर टुडे बिकॉज मैं तो हमेशा ही क्लासेस में रहती हूँ सीधा कैमरा के पास एंड ऑन दी अदर साइड जो स्टूडेंट्स हैं आज वो ऑन स्क्रीन हैं और इनसे आपको बात करने का मौका मिलेगा और इनकी स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी एंड आई एम वेरी श्योर जितना मैंने अभी तक इनसे बात करी है मुझे खुद अभी बहुत कुछ सीखने को मिला एंड देयर आर थिंग्स दैट आई कैन रेजोनेट विद हर। तो आपको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यस, ओवर टू यू गरिमा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन द मोमेंट यू टोल्ड देम कि मेरा जेआरएफ हो गया है एंड हाउ डिड दिस जर्नी बिगिन। Okay, my name is Garima Gupta and I'm basically from Azamgarh. I did my master's from Vasanta College for Women, which is affiliated to BHU. And currently I'm pursuing PhD from Allahabad University. एंड मेरे पापा का मैंने सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद अपने पापा को कॉल किया था एंड पापा से कहा कि पापा मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। पापा वाज लाइक जय बजरंग बली, मेरी बेटी का हो गया। और पापा बोले कि ठीक है हम मिठाई बंटवा दे रहे हैं, तुम मम्मी को बता दो। बिकॉज मेरे पापा शॉप पे हैं, मेरी एक छोटी सी दुकान है कपड़े की, तो पापा वहां थे। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी वाज लाइक एकदम जय माता रानी, थैंक यू सो मच फॉर ये न्यूज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी ऐसे ही आगे बढ़े और बहुत सारा ब्लेसिंग मुझे दी। ऑल्सो यू हैव कम अ लॉन्ग वे। तो वो पेरेंट्स का ये खुशी दिखाना और खुश होना आपकी जर्नी में साथ तो वो बिल्कुल बनता है। और आप स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, वहाँ पे क्या सिनेरियो है एग्जैक्टली एंड हाउ यू हैव स्टूड बिल्कुल अलग और आप कैसे बीएचयू में गए। और इसी के साथ साथ टेल अबाउट योर नेट क्वालिफाइड ऑल्सो दैट यू क्वालिफाइड इट इन योर मास्टर्स ओनली, ताकि स्टूडेंट्स को पता लगे हाउ इट इज़ नॉट जस्ट अ सर्टिफिकेट। यस। तो मैं स्कूल में पढ़ी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में। ग्रिसेन में मैं अपना स्कूलिंग कर रही थी जब, तो मैं आर्ट साइड से पढ़ती थी, तो लोग हमेशा जज करते थे कि लड़की है आर्ट साइड से पढ़ती है क्या कर लेगी। बट जब मैं बीए में एनरोल हुई, तब मुझे ये रियलाइज होने लगा कि सच में मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं यहाँ से, क्योंकि वहां पे बीए में पढ़ाई तो होती थी, बट जब इंग्लिश लिटरेचर की बात होती तो मैम लोग का केवल समरी पार्ट कर देती थी, जो मुझे सैटिस्फाइड नहीं था। और मैं टीचर्स को, प्रोफेसर्स को भी क्वेश्चन कर देती थी कि क्यों ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे तो नहीं लिटरेचर पढ़ाया जाता है। तो मुझे ये लगता था कि ये गलत जगह है, ये यहाँ पे किसी को लिटरेचर नहीं आता है। तो मुझे तब से ये था कि नहीं नहीं, मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना है। एंड फॉर माय फैमिली बहुत जरूरी था कि एक लड़की बाहर निकले, क्योंकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं था, कोई भी मेरे घर में इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो वहां से निकलना, और इवन घर वाले भी रेडी नहीं थे बाहर जाने के लिए। सबका ये था कि नहीं नहीं, जो पढ़ना है यहीं से पढ़ो, यहाँ पे भी तो मास्टर्स होते हैं। तो मुझे ये था कि पढ़ूंगी तो बीएचयू में ही पढ़ूंगी, नहीं तो मैं अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दूंगी। और मैंने 8 मंथ प्रॉपरली डेडिकेटेड किया अपने एमए एंट्रेंस को। और उस टाइम मुझे जितनी भी बुक्स मिलती थी, बस कोई कह दे ये बुक पढ़ लो बीएचयू हो जाएगा, मैं उस बुक को खा जाती। और मेरे कुछ सीनियर्स थे जो मुझे फेसबुक पे मिले थे, दे ऑल आर फ्रॉम बिहार, बट उनमें से एक जो है वो अभी भी मेरे लिए भगवान के जैसे काम करते हैं। वो बड़े भैया, पिता, दोस्त, हर चीज का रोल है उनका। वो मुझे ऐसा उंगली पकड़ के चलना सिखाना होता है, वो उन्होंने किया मेरे लिए। उस बैकग्राउंड से लिटरेचर तक लाना, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बीएचयू ले जाऊंगा। और वो जो जो बोलते थे कि इसको पढ़ डालो, मैं पढ़ गई। वो इवन मेरे अंदर इतना वो था कि मुझे जाना है, कि भैया ट्रूमेन्स की बुक दिए क्रोनोलॉजी वाली, और बोले कि इसको लिख लो। मैंने पूरी बुक अपने कॉपी पे छाप ली लिख के, बिकॉज पैसा उतना नहीं था कि हम बुक खरीद सकते थे। तो 10 साल का पेपर मैं लिखती थी कॉपी पे बीएचयू का, और उसको हर ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना, उसको समझना।
तो ऐसे मेरी स्ट्रेटेजी थी एमए के लिए, जो मेरे नेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में काम आई थी। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्लियर कर ली थी अपने मास्टर्स में, और वो बीएचयू में जाके भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि मैं खुद को वहाँ पे बैक बेंचर वाला फ़ील कर रही थी कि यहाँ पे इतने नॉलेजेबल नॉलेजेबल लोग हैं, मैं तो एकदम नॉर्मल जगह से आई हूँ, कैसे मैं मैनेज करूँगी? द प्रॉब्लम आई हैड विथ माय कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ती थी हिंदी मीडियम से, तो सबसे ज्यादा मुझे उसी में लगता था। और जब मैं बीएचयू में आई तो सारे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे वहां पे, उन लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है वहां पे। और फिर जब मेरा नेट क्लियर हुआ तो मैं एकदम, मुझे शौक था, मैं खुश भी थी, मेरे पेरेंट्स खुशी मना रहे थे, मैं शौक थी कि ये कैसे हो गया। मैं तो एंट्रेंस के लिए पढ़ी थी, मैं तो नेट के लिए इतने अच्छे से नहीं पढ़ाई की, फिर मुझे नेट का सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है? क्या मैं इसको डिजर्व करती हूँ? मेरा सेल्फ डाउट स्टार्ट था। सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, बट अंदर से आई वाज लाइक कि नो, ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक जो डिजर्व करते उन्हें मिलना चाहिए। मैंने कहाँ इतनी प्रिपरेशन की थी, बिकॉज इन पेपर वन आई गॉट 27 क्वेश्चन राइट विदाउट स्टडिंग। हाउ इट इज पॉसिबल? मैंने बस प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे थोड़े बहुत, पर इतना नहीं। मैं 2-3 यूनिट पढ़ी थी, तो कैसे इतना आ सकता है? तो मुझे वो सैटिस्फाइड नहीं था। मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं, मुझे एक बार और नेट क्लियर करना है, जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिल जाएगी मैं मेहनत करूंगी। और फिर मैं आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, वहां से मैंने स्टार्ट किया। ड्यूरिंग माय मास्टर्स आई आल्सो गिव अटेम्प्ट्स, बट वो कुछ भी नहीं रहा। बट लास्ट टाइम दिसंबर में मैंने बहुत मेहनत करके दिया था पेपर, और वहाँ 1 मार्क से मेरा नेट रह गया। हाँ, बट मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला क्योंकि फर्स्ट टाइम से मार्क्स ज्यादा थे, तो मैं खुश थी। पर 1 मार्क से रह जाना वो बहुत बहुत, मतलब बहुत, मैं टूट गई थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और उस टाइम मेरा पीएचडी का भी चल रहा था कि कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखने नहीं आता और क्या चीज। फिर उसके बाद मैंने अपना जब रिस्पॉन्स की डाउनलोड किया, तो मेरा एक हमेशा से हैबिट रहा है, मैं पीवाईक्यूज की जगह अपने रिस्पॉन्स शीट पे काम करती हूँ, बिकॉज उससे हमारी मिस्टेक्स पता चलती है। क्योंकि जो सिली मिस्टेक्स हम करते हैं नॉर्मल, कि आने आते हुए क्वेश्चंस को हम गलत करके आते, तो वो रिस्पॉन्स की से पता चलता है कि मैंने गलती कहाँ की है। तो वो मैं करती थी, और वहां मैंने लिखा था कि अभी मैं नेक्स्ट टाइम जेआरएफ मुझे चाहिए, अब नेट से काम नहीं चलेगा। गरिमा बहुत मेहनत कर ली, अब इतना थोड़ा सा और इसमें लगा दो जान, ताकि जेआरएफ हो जाए। उसके बाद मैंने मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट की। मार्च से जून तक के लिए मैंने अपने आप को प्राइवेट लाइब्रेरी में एनरोल किया था, और सुबह 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे रात तक मैं वहीं रहती थी। खाना पीना सोना, म्यूजिक सुनना, यही 4 काम था मेरा वहां पे। और म्यूजिक भी वो सब नहीं, बस मोटिवेशनल, जिद्दी दिल और आशाएं, ये 2 सॉन्ग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे जर्नी में। मैं सोती भी थी तो वो सॉन्ग ऐसे ईयरफोन लगा के। और जेआरएफ की वजह से मुझे ये चश्मा भी लग गया आज, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं जरूरत पड़ी थी इसकी, बट लैपटॉप पे 14-14 घंटे लगातार पढ़ना, नोट डाउन करना, इसकी वजह से आज मुझे ये भी लग गया। बट हाँ, वो जब रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश हुई कि एटलीस्ट मेरी लगन, मेरी मेहनत बहुत रंग लाई। तो ये थी मेरी जर्नी। Also, your story is very inspiring because एक तो coming from a background जहाँ पे academically कुछ इतना strong है नहीं, और उसी के साथ साथ आपको भैया का साथ भी मिल जाना, गाइडेंस भी, और उस गाइडेंस को आप इस्तेमाल यस। भी कर पा रहे हैं। पहले तो वो 2 शिफ्ट से अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और फिर पेरेंट्स को भी इवेंचुअली रियलाइज हो रहा है व्हेन समवन इन योर फैमिली इज डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क, और फिर वो पूरा का पूरा क्लेम भी किया जा रहा है कि हाँ, हमने जेआरएफ भी ले लिया है, अब हम बीएचयू में भी आ रहे हैं, पीएचडी में भी एनरोल कर दिया, एंड सब अपने दम पर किया है विद नो अप्रोच एंड नो एकेडमिक गुड बैकग्राउंड। और इसी से मुझे लगता है फैमिली भी बहुत इवॉल्व होती है, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरा का पूरा नया नजरिया भी मिलता है। एंड इसी के साथ ऑल्सो द मोमेंट यू मैंशन म्यूजिक, हम बात भी कर रहे थे, म्यूजिक संगीत उसको जो जान लेता है, उससे जो अपने स्टडी रूटीन में भी इम्बाइब करता है, एब्जॉर्ब करता है, दैट इन इटसेल्फ मेक्स यू a person who wants to include all of those things into your daily routine, because आपको पता है you also need these music as well, आपको ये भी चाहिए, आपको थोड़ा सा कुछ अपना फेवरेट हॉबी भी चाहिए, जैसे आप जब when at times when you're not feeling this urge to prepare for the exam, वो ब्रेक भी हम ऐसा ब्रेक लेकर चलें कि उसके बाद वी कम बैक स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे हमें ये यस कुछ मैम। चीज़ें काम आती हैं। और बिल्कुल इट इज़ ओके टू टेक अ ब्रेक, चाहे वो थोड़ी देर का हो या एक दिन का हो,
तो बिल्कुल आपकी आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही है और आपने जो एक सर्टिफिकेट आपने योर मास्टर्स दैट यू डिड, हाउ दैट सर्टिफिकेट इज नॉट जस्ट अ सर्टिफिकेट फॉर यू, बट आपने उसमें कोशिश करी कि मुझे और पढ़ना है। शायद मैंने इतना नहीं पढ़ा अभी, बट ड्यूरिंग द years that you have studied and you have now been sitting with me with JRF, along with that PhD भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ से पता है कि आपके लिए सर्टिफिकेट सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है। द रीजन वाई यू आर इनटू लिटरेचर, द रीजन वाई यू स्टूड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यस ऐसा मैम। काइंड ऑफ बैकग्राउंड में जहाँ पे लिटरेचर का कोई रोल ही नहीं है, जब आपने उसको लिया है तो उसको अच्छे से करना है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। और उसके लिए सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं, बल्कि जो पूरी नॉलेज है वो काम है जब हम आगे फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनेंगे और अपना फील्ड में जाएंगे, रिसर्च स्कॉलर्स जो कि आप हैं भी अभी, और वहाँ पर ये सब काम आता है। एंड दिस ज़ील टू इंस्पायर अदर्स, और बाकियों को भी उस जगह से उठा के पढ़ने के लिए डालना। एटलीस्ट वो हो सकता है यू आर नॉट एबल टू मेक अ ग्रेट चेंज, बट शायद आज स्टोरी से आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़रूर इंस्पायर करेंगे कि अगर मेरे पास एक गाइडेंस की कमी है तो भी आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप गाइडेंस को ले सकते हैं। हैव टू थिंक। और आपके लिए तो आपके भैया बने एज अ गाइडेंस, एंड आई एम वेरी श्योर कि जिनके पास उनके फैमिली में उनके फ्रेंड्स में कोई नहीं है, तो उनके लिए ऐसे कुछ एजुकेटर्स या ऐसा कुछ यूट्यूब सोर्स काम आ सकता है। आपको थोड़ा सा हंट करना यस पड़ता है, मैम। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है। एंड मैम यस। मैम मैं वो भैया भी मुझे फेसबुक के कमेंट में या मिले थे। और वहां से हम दोनों आज भी जुड़े हुए हैं। इवन माय एडमिशन फॉर पीएचडी ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वहां से हम लोग की एक कम्युनिटी बनना स्टार्ट हुई। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग सब उन सारे बच्चों की हेल्प करेंगे जो लिटरेचर में अपने आप को ऐसा मानते हैं। और अभी हम लोग 28 लोग हैं, एक ग्रुप बन गया है हमारा। तो वहां पे हम लोग एक दूसरे को पढ़ाते हैं, दैट्स ग्रेट। सीखते हैं, ऐसे गूगल मीट पे खुद की क्लासेस लेते हैं जो एरिया जिसका वीक होता है। तो उस पे हम लोग अभी भी बहुत जुड़े हुए हैं। और वो बहुत मतलब वो बहुत ज्यादा मेरे क्लोज हैं। I'm glad that we are getting to listen all of this from you यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो लगता है कि हमारे पास लिटरेचर का कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पर हम अकेले हैं, हमें खुद से ये सब चीज़ें कवर करनी है, तो नहीं, इट इज़ अ लिटिल वर्ल्ड जो हम बोलते हैं, बट इसी के साथ साथ बहुत बड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। एंड आप किसके साथ क्लिक कर जाएं, कब कर जाएं, वो आपको भी नहीं पता। एंड ऑल्सो वी हैव वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक कॉल फॉर पेपर्स, कॉन्फ्रेंसेज, जहाँ से आप अपने लोगों से मुलाकात कर सकते हैं और जान सकते हैं एक्चुअली क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हम चीज़ों को परस्यू कर सकते हैं। और गरिमा, आप बिल्कुल अपना थोड़ा सा स्ट्रैटेजी ज़रूर बताइए, जेआरएफ विनिंग स्ट्रैटेजी, हाउ हाउ दिस जर्नी ऑफ अचीविंग नेट एंड देन डिसाइडिंग टू टेक अप जेआरएफ, क्या आपने अपनी प्रिपरेशन रखा उसके, और आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस क्या रोल प्ले करते हैं, पेपर वन को आपने कितना टाइम दिया? हम्म, तो मैम नेट से जेआरएफ तक में सबसे पहला मुझे यही लगा कि पेपर वन हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेरा डीआई और मैथ कमजोर था। तो मैंने 7 यूनिट को प्रॉपर बनाया था कि मुझे 7 यूनिट तो परफेक्ट करना है। और आपने जैसा आप बोलती थी वीडियोस में कि पर डे एक आरसी सॉल्व करो, तो मैं एक की जगह 10 करती थी, क्योंकि मेरा डीआई वीक था, तो मैं इसमें अपना नहीं खोना यस। चाहती थी। और जब मार्क्स आए ना 15 आउट ऑफ आई गॉट 14 करेक्ट, तो मुझे लगा कि वो प्रैक्टिस बहुत काम आई मेरे। और प्रीवियस ईयर तो सबसे ज्यादा जरूरी वही है। बट स्टूडेंट ना उसको रटने की कोशिश करते हैं। और जेआरएफ के लिए मुझे लगता है जो चाहिए वो हर बार का पेपर अपना रिस्पॉन्स शीट निकालो। पीवाईक्यूज की जगह अपनी रिस्पॉन्स शीट बहुत काम आती है, बिकॉज हम अपनी मिस्टेक्स को वहां पहचानते हैं। और हर ऑप्शंस को, जो कि मैं जिस तरीके से पढ़ती थी, वाई आई लाइक योर वीडियोस, कि मुझे पहले कोई मिला ऐसा जो वो सारे चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता था। फिर मैं आपको फॉलो करना स्टार्ट की। और योर मेथड्स ऑफ टीचिंग और प्रैक्टिस जो टेस्ट था, उसमें आपने ये बताया था ना कि आंसर को कैसे टिक करें। तो आप एलिमिनेशन मेथड जो बताई थी, और उसमें एलिमिनेशन मेथड के अलावा भी कुछ चीजें थी जो आप पूरा यूट्यूब पे मेंशन कर दी थी पढ़ाते वक्त, कि देखो ये 4 ऑप्शन है,
देखो पहला तो ऐसे होगा ही नहीं, इसको तो हटा ही देते हैं, दूसरा होगा ही नहीं, इसको हटा ही देते हैं, 2 में से 50-50 बचते हैं, तो चलो अगर नहीं भी आ रहा तो ये वाला होगा। इस मेथड से जब मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया ना, तो मैं पेपर में ही, जब मैं पेपर दी, 21 को था पेपर, मैं उस दिन काउंट कर ली थी, मेरा 90 प्लस उस दिन सही था। मैंने पेपर के दिन ही अपना स्कोर लिख लिया था कि चलो 180 प्लस तो जाएगा मेरा मार्क्स, बाकी जो माता रानी जो भी तुक्का में जो भी लगता है, तो वो बहुत काम आया प्रैक्टिस से। और जितने भी वीडियो अपलोडेड है, मैं टाइम की वजह से हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखना प्रेफर करती हूँ, तो वहां पे मैं उसको भी मैंने 2x पे रखा, बिकॉज टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मेरे कुछ अपने स्ट्रेटेजी थे, जैसे क्रोनोलॉजी के, मैं न्यूमोनिक्स बनाती थी, तो मेरा न्यूमोनिक्स भी बहुत डिफरेंट रहता था, छोटी-छोटी स्टोरी क्रिएट करना, उसको रिकॉल करना, और इवन अपने सीनियर्स को भी बताना, क्योंकि उनको भी मुझे साथ लेके चलना होता है। तो ऐसा था कि हम लोग एक-दूसरे की हेल्प करते थे, तो जिसका जो पार्ट वीक है, वो उसमें बता देता था। तो ये मेरे लिए जेआरएफ की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी। जैसे हमारे ग्रुप में अमन है, उसका कुछ मार्क्स से रह गया, मैं बहुत सैड थी उसके लिए, बिकॉज़ हाँ, वो डिज़र्व करता था जेआरएफ। बस तो उसकी जो मिस्टेक्स है ना, वो कर सकता है प्रीवियस ईयर से ही। वो प्रीवियस ईयर्स और आपके प्रैक्टिस सेट वो अगर यूट्यूब, तो वो इनफ है जेआरएफ के लिए, बिकॉज़ ही हैज़ नॉलेज, Yeah, he अभी has वो a कर lot of लेगा। knowledge. He's been great. The moment I've taken marathons from right till the end in the live session यस with मैम, Arjun for यस 4 मैम। hours, और उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सही ही देते हैं, बट हाँ, कभी कभी हाँ, अभी इस बार कट ऑफ बहुत हाई गया है, एंड ही इज जस्ट लॉस्ट बाय 1 or 2। of यस course मैम। it feels very disappointing, but बहुत मैंने बोला है कि नहीं, अपन नेक्स्ट टाइम में मुझे हाँ, जेआरएफ चाहिए और आपको भी चाहिए और लेकर आना है, बिकॉज यू आर टोटली डिजर्विंग। एंड व्हाट यू मेंशनड दैट it is very important to identify your stronger and weaker point, since the reason you have said कि मैम डीआई इतना अच्छा नहीं, कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस किया और मैंने उसका रिपीटेशन ज़्यादा कर दिया अपना डेली रूटीन में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि अगर आपका एक यूनिट थोड़ा सा कमज़ोर है, आप उसको डेली रूटीन में थोड़ा टाइम दीजिए, बट ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। इससे अच्छा है जो आपका यूनिट बहुत अच्छा है, पेपर में श्योरिटी है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप उस पर काम कीजिए। और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, लिटरेचर के बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है, वी हैव एन अपर हैंड हियर। जैसे कि हम बोलते हैं कि कॉमर्स वालों का डीआई मैथ एक अपर हैंड है ना, हम्म। कॉम्प्रिहेंशन में दे लैक, फिर वो उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आप अपने को स्ट्रॉन्ग, कॉम्प्रिहेंशन कितना भी सिलेबस में मोल्ड हो जाए, चेंज हो जाए, हमेशा आएगा ही आएगा। एंड अगर आप 15 में से 14 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा जंप वहीं से ले रहे हैं। एंड हमेशा हम क्या यस करते हैं, मैम। कॉम्प्रिहेंशन, आपने आपने कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व किए एग्जाम में, इन द मिड्स और टोटली इन द लास्ट? नो मैम, आई थिंक मैंने 3 मंथ पूरा प्रैक्टिस किया, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही मैंने आरसी लिए। इट वाज पेपर 1 आइदर एंड फ्रॉम पेपर 2, तो मैंने पीवाईक्यूज ही सॉल्व किए, क्योंकि वही लैंग्वेज आनी है, तो हम उस लैंग्वेज को हैबिट में रखेंगे तभी काम आएगा। और एक चीज मैं और स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी, जब हम बहुत ज्यादा, मतलब पेपर से 1-2 दिन पहले का जो सिनेरियो होता है, हम बहुत ज्यादा हेक्टिक होते हैं, उस टाइम जितना माइंड को रिलैक्स करो ना, वो बहुत बहुत काम आता है। और पेपर को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है जो मैंने खुद पाया है, कि आप पेपर में जा रहे हो, पहले तो 2 दिन पहले से ज्यादा पढ़ना छोड़ दो, जो भी पढ़ना है कर लो, पर लास्ट के 2-3 दिन आप म्यूजिक सुनो, माइंड को काम रखो, क्योंकि सब कुछ हमारे माइंड में है, हम जानते हैं, बिल्कुल बट बिल्कुल। हाँ, हम डरते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो कि हम, मेरा अपना इस बार स्ट्रेटेजी रहा कि मैं पहले क्या की, मैंने, मेरा मुझे पता है कि कॉम्प्रिहेंशन करना, मैंने पहले तीनों कॉम्प्रिहेंशन करके हटा ली, मैं श्योर थी चलो ये साइड हो गया। अब मेरे साथ अगर किसी बच्चे का डीआई और मैथ स्ट्रांग है, तो उसको करके हटा लो। आप तो इतना स्कोर करते जा रहे हो कि चलो मैंने 25 क्वेश्चन यही सही कर दिए हैं, फिर लिटरेचर के पार्ट उठाओ, और पेपर 1 के जो भी यूनिट आपका स्ट्रांग है ना, पहले उसको करो पेपर में। द रीजन, क्योंकि आपको वहां से ना अंदर से होगा कि हाँ मुझे आ रहा है। अगर आप पहले ही ऐसे रैंडमली सॉल्व करना शुरू कर दिया और नहीं आया ना, तो वहां पे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो थोड़ा वीक हो जाएगा, तो आप वहां पे भी डिमोटिवेट हो सकते हो। दिस इज अ ग्रेट पॉइंट, एंड एक्चुअली आई एम दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, शफल करता रहता है, फ्लिप करता है बहुत ज़्यादा। ये मैंने बोला भी है कि जैसे मैं डीआई रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करती थी अपना 15 मिनट्स टाइमर लगाकर, तो एग्जाम में भी मेरा यही था कि मैं डीआई को पहले निकाल लूँ, ताकि मेरे यस पाँच मैम। नंबर वहाँ से 5 क्वेश्चंस मेरे ठीक हो जाए, 10 नंबर मेरे हाथ में मेरे पास रहेंगे।
और उसके बाद मैं किसी और पॉइंट पर जाऊंगी। एंड जब मैं मॉक टेस्ट देती थी डेली रूटीन में, तो आई रियलाइज दिस वन थिंग कि कॉम्प्रीहेंशन अगर मैं लास्ट के लिए रखती हूँ, आई एम नॉट एबल टू गिव माई बेस्ट। जबकि मुझे पता यस है मैं मैम। दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो जाता है इतना स्क्रीन पे बड़े बड़े पैराग्राफ्स को पढ़ते रहना। तो जब आपको लगता है कि आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिटरेचर के सॉल्व कर लिए, आप फिर पेपर वन के थोड़े बहुत सॉल्व कर लिए, अब आपको एक ब्रेक चाहिए, आप तसल्ली से कॉम्प्रीहेंशन को पढ़िए, आप एक कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करो, बजाय इधर उधर देखने के लिए, क्योंकि हम ब्रेक में वही करते हैं ना एग्जामिनेशन में भी। तो वो स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसे ही नहीं आती हैं कि रात में सोए हैं सुबह उठे हैं दिमाग चला है बत्ती जली है कि अरे ये करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको ये डेली रूटीन में प्रैक्टिस करना है। एंड आप चाहे थोड़ा सा पोर्शन कवर कर लीजिए अपने सिलेबस में, उसको बहुत कवर कर लिया रिविजन के साथ, तो आपने मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ा है, तो आपको बहुत एक अच्छा पैटर्न समझ में आता है। एंड यस समथिंग आई मैम। फील गरिमा हैज एक्सेल्ड इन अपनी तैयारी में, कि वो स्ट्रैटेजीज बिल्ड करना, वो निमोनिक्स बनाना। और निमोनिक्स तो यस मैं खुद भी मैम। इतनी बार बोलती हूँ कि आपको कभी भी किसी का ईयर ऐसे ही याद नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ नो रिलेट मैम। करेंगे उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल रेमॉन्ड मैं विलियम्स है। मैं एक या सुनाना भी चाहूंगी। मैंने आर के नारायण का बनाया था, अभी मेरे सामने वो सारी लिस्ट भी है, मैंने जो चिपकाया हुआ है यहाँ पे। तो मैंने वो आर के नारायण का क्रोनोलॉजी सेट किया था, और उसका क्रोनोलॉजी ये था कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, वो लोग बीए करने गए, बैचलर ऑफ आर्ट्स करने गए। और पहले दिन वो लोग एक डार्क रूम में गए, जहाँ उनके उनके इंग्लिश टीचर मिले, जिनका नाम मिस्टर सैम्पट था। वो फाइनेंशियली बहुत एक्सपर्ट थे, बट वो एक महात्मा का वेट कर रहे थे, वेटिंग फॉर महात्मा, जो उन्हें गाइड करे कि वो मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी जा सके, और वहां से वो स्वीट्स ला सके। और वहां से फिर वो एक पेंटिंग खरीदते हैं, जिस पे लिखा होता है टाइगर फॉर मालगुड़ी। तो ऐसे ऐसे वाओ, करके मैंने बहुत सारे निवानिक्स बनाए हैं अमेजिंग खुद के अमेजिंग। लिए, एंड उससे मैं याद रखती थी जब चीजें। जब एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये निमोनिक्स ही काम आते हैं। जैसे मैं अपने यस पेड बैच मैम। में भी यही करती हूँ, जैसे मैंने डिकन्स का उन्हें निमोनिक दे रखा है उनके सारे वर्क्स का, हम्म। शेक्सपियर का भी उनके पास है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं, जब आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, तो फिर छोड़ना क्यों है। फॉर एग्जाम्पल सेम विद आर के नारायण, राजा राव, सलमान यस रश्दी, मैम। अमिताभ घोष, हमारे यस पास मैम। मनोहर मलगोंकर है, और इसी के कल्चरल स्टडीज में से भी तीन चार है, रेमोंड विलियम्स होगा। क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, जब पता है आता है तो छोड़ना तो है उसको उसको, क्यों पूरा छोड़ना। निकल जाओ। यस मैम। And that is the strategy. The moment you realize all of those things and you put these things in your daily routine, makes you believe कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और जेआरएफ स्ट्रैटेजीज यही होती हैं, जेआरएफ तक आने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल यही है कि आपने खुद बैठ के नेमोनिक्स बनाए हैं। और जब हम कोई चीज़ खुद से बनाते हैं, आपका नोट मेकिंग भी ऐसा ही होना चाहिए, एंड दैट इन इटसेल्फ इज आर्ट, जहाँ पे हम एस्थेटिकली कुछ प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बट से कीवर्ड्स में माइंड मैपिंग यूज अलग अलग तरीके से नोट, ताकि एक पेज को जब मैं देखूं तो मैं इंपॉर्टेंट एरियाज पे नज़र लगा पाऊँ। एंड निमोनिक्स है आपके, आपका ऑर्डर है, आपके कैरेक्टर्स लिस्ट हैं, ये सब आपके पास होना यस चाहिए। मैम। तो आपको समरी समरी नहीं पढ़ना है, आपको समरी में से सिर्फ चंक निकालना है, कैरेक्टर निकालो मेजर क्या है और उनके इंपॉर्टेंट लाइंस क्या हैं, जैसे टी एस एलियट, थॉमस हार्डी, यहाँ से आजकल काफ़ी एक्सर्प्स आते हैं, लाइंस आती हैं। बस आपको यस इतना काम मैम। करना है। और ये सब काम आता है या तो आप किसी की गाइडेंस से ये सब चीज़ें सीख पा रहे हैं, अगर आपने खुद इतनी मेहनत नहीं करनी है, या फिर आप किसी के कोर्स से ये सब कर रहे हैं जिस पे आप टोटली यस मैम। रिलाई कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, या फिर एक सेल्फ स्टडी, जो तो अपने आप में एक ब्यूटीफुल जर्नी है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत उसमें मुझे लगता है मेंटली भी आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतना खुद से दिमाग लगाना। कि यस मैम। रिसोर्सेज कोई भी दे सकता है। एनटीए ने हमें, नेट ने हमें 10 यूनिट दिया है, हम सब बोलते हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड है, आई डोंट थिंक दैट इज स्ट्रक्चर्ड इन एनी वे। देव जस्ट मेकिंग अस एंटर इनटू दिस लार्ज लूप होल यस जहाँ मैम। से अब कुछ दे भी आ सकता है। बस दे दिए हैं कि पोएट्री पढ़ो और पढ़ते रहो, कौन सी पोएट्री कोई पढ़े, एटलीस्ट उन्हें एग्जैक्टली। करना चाहिए। मुझे भी लगता है कि केवल इंग्लिश के साथ ऐसा क्यों अन्याय है। आप स्ट्रक्चर्ड सिलेबस तो I दो, आई know. थिंक। So the moment I make someone believe that no, the syllabus is not structured at all, आई हैव माई रीजंस टू से दिस। आप कभी भी लिटरेचर का सिलेबस उठाकर देखिए, उसमें बहुत सुपरफिशियल टर्म्स दिया है, ड्रामा, पोइट्री, नॉन फिक्शन, प्रोज, क्या प्रोज, हम्म। और कहाँ तक का प्रोज, आप लिमिट तो लगाओ उस पर। बट आई थिंक दैट इज हाउ लिटरेचर हैज बीन। और जब हम पूरे फील्ड की बात करते हैं, तो हम ब्रिटिश के साथ साथ इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैरिबियन, न्यूजीलैंड, यस कैनेडियन, मैम। वर्ल्ड, अफ्रीकन, और अभी भी मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया होगा, हम इन सबको इंक्लूड।
बट ये आपको डिसाइड करना है कि पेपर का पैटर्न क्या है और आपको कौन सा यूनिट पे कितना ध्यान देना है। सो गरिमा, व्हाट डिड यू डू? आपने किन किन यूनिट्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया था अपनी तैयारी में? मैम, फर्स्ट ब्रिटिश लिटरेचर, थ्योरी, कल्चरल स्टडीज एंड क्रिटिसिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमें पता है कि उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, अभी बिल्कुल। बहुत डीप नहीं स्टार्ट किया है, तो वो जो भी आप पढ़ोगे उससे आ जाएगा, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बार मैंने पेपर टू का कुछ भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि मुझे करना ही करना था। इवन रिसर्च मेथोडोलॉजी भी मैंने पढ़ा था। तो अभी तो प्रायोरिटीज में अगर किसी को गाइड करती हूँ तो मैं उसे बोलती हूँ कि ब्रिटिश लिटरेचर के साथ 3 यूनिट 7, 8, 9 भी कवर कर लो, एंड अगर पेपर वन अच्छे से किया है तो नेट के लिए हो जाएगा। बट अगर जेआरएफ करना है तो आई थिंक पेपर टू में कमांड भी होना चाहिए, बिकॉज हम व्हेन विल यू गो फॉर एन इंटरव्यू, तो वहां पे ये सब चीजें पूछी जाती हैं, और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे या प्रोफेसर बनोगे तो बच्चों को फिर वहां नॉलेज देनी है, तो अपने सब्जेक्ट में तो आपको आज नहीं तो कल कमांड लेना ही है, बिल्कुल। तो उसको आप मत छोड़ो। एंड पेपर वन में आपका जो वीक पॉइंट है, अगर आप उस पर नहीं कर पा रहे हो, तो जो स्ट्रॉन्गर एरिया है उस पर बहुत अच्छे से कमांड लो। और जूही मैम का कम्युनिकेशन, आदिति मैम का आईसीटी, रचना मैम की क्लासेस, आपके टीचिंग, मैं वो नहीं भूल सकती कभी, बिकॉज मुझे डेली की वो मतलब मेरे लिए हैबिचुअल हो गई है कि हाँ वो सुनना ही सुनना है, बस ऐसे मतलब मैं उसको एंजॉय करती हूँ हमेशा। लेक्चर सुनना मुझे अभी वो बहुत इंजॉयमेंट लगता है मुझे। आई थिंक पढ़ने को भी एक हमें नजरिए से देखना पड़ता है। अगर आप उसको थोड़ा सा एंगेजिंग एंटरटेनिंग बनाते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और यही हम उसे बोझ समझने लग जाएं कि अरे ये कवर करना है, ये करना है, आप कभी भी उतना एंजॉयमेंट के साथ पढ़ नहीं पाओगे। एंड आई 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 नो इट इज़ नॉट ऑलवेज नीडेड कि या हम एज अ ह्यूमन हमेशा ही एंटरटेनिंग रहे या एंगेजिंग रहे। देर आर अप्स एंड डाउन्स, देर आर आर टाइम्स जहाँ पे वी आर एट आर लो ऑल्सो, बट इट इज नेसेसरी टू मेक योर सेल्फ बिलीव दैट यू वर्कड ऑल दीज डेज। आपने पिछले दिनों में बहुत काम किया है, तो कोई बात नहीं, एक दिन नहीं हो रहा तो दोबारा फिर से आ जाओ, फिर से वही रूटीन आप ले लो, बिल्ड कर लो। ये ये सब चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी है और इन सब चीज़ों पर कोई बात नहीं करता है। बट जब आप स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी सुनते हैं तो उसमें बिल्कुल ऐसी चीज़ ही रहती है कि हाँ हमने ब्रेक्स में म्यूजिक को भी अपना साथी बनाया है, जैसे हम पेपर वन की कुछ यूनिट्स को भी अपना साथी बनाते हैं, बिकॉज एट द एंड सेफ स्कोर पर तो आपको वही सब चीज़ आएंगी। यस बिल्कुल। मैम। So Garima, how did you come across my YouTube videos and कैसे आपने उनका यूज किया? पहले तो मैम मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मैं इतना लेट में आपको क्यों पाई। क्योंकि जब तक मैं यूट्यूब पे पढ़ती थी, बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग। बट जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो और नॉलेज गेन करना, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। 2 चीज़ें हैं, आपको नॉलेज भी गेन करना है, आपको एग्ज़ाम भी क्रैक करना है। एग्ज़ाम के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो एग्ज़ाम के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन यूट्यूब जो बहुत डीप पढ़ाते हैं, आप नॉलेज के पर्पज़ से उनसे पढ़ सकते हो। पर जैसा कि मेरा पहले से मेरा मेथड था कि मैं पीवाईक्यूज़ के चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके लिखती थी नोट्स में और उनको फिर सर्च करके पढ़ती थी। तो मुझे ऐसा था कि मैं यूट्यूब पे ऐसे ही पढ़ाना शुरू करूँगी, अभी तक कोई नहीं पढ़ाया। फिर सडनली आई गॉट यू, और उसके बाद तो फिर ब्लेसिंग, मतलब वो मेरे लिए सच अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग कि अरे! ये तो मेरा वाला मिल गया मुझे, मुझे जो चाहिए था वो मिला। और उसके बाद से फिर मैंने किसी की वीडियोज़ देखना सबकी बंद कर दी। मुझे लगा कि चलो अब ये है तो मेरा रिवीजन बना रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा, मैंने कुछ वीडियोज़ में कमेंट भी किए कि मैं हमेशा आपको एक बड़ी दीदी की तरह देखती आई हूँ। तो मुझे लगता था कि चलो मुझे बस पढ़ना है, रिवीजन दीदी सँभाल लेंगी। तो फिर दैट्स मैं सो ग्रेट। ऑल टाइम, हाँ, फिर मैं आपका सारे वीडियोज़ रिकॉर्डेड देखती थी और अभी तक कोई वीडियोज़ नहीं छूटी जो मैं नहीं देखती हूँ। तो वो हमेशा एक रिवीजन का काम किया, और प्रैक्टिस सेट जो आप यूट्यूब पे करवाती थी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि जो मेथड्स थे आपके, उससे मैं सीखी कि अच्छा अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज भी हम जो पढ़ा हुआ है ना गलत करके आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैं यूट्यूब से आपके वीडियो से सीखी वो यही कि अटेम्प्ट भी कैसे कर, अगर ऑप्शंस बहुत लेंदी हैं, आपको डर ही, पहले ही आप डर गए कि कैसे अटेम्प्ट करें, तो पहले आप उसको हटाओ ना जो ये हो ही नहीं सकता, उसको आप हटा दोगे,
उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। और आपके प्रैक्टिस सेट में ना इजी-इजी क्वेश्चन नहीं होते थे, क्योंकि आप सेट का पीवाईक्यू करवाती थी और नेट का, तो वो पूरा मुझे एनटीए ही लगता था कि चलो एनटीए के पूरा लेवल का कोई करा रहा है, वो क्वालिटी मुझे उसमें मिलती थी। तो वहां से मुझे लगा कि चलो अब कोई मुझे मिल गया है रिवीजन के लिए। और वही जेआरएफ में बहुत ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो प्रैक्टिस करना पर डे। और फिर आपकी वीडियोस के बाद मैं खुद का पीवाईक्यू लेती थी और मैं सोचती थी, क्योंकि मैं उसी तरीके से सेम करती थी कि अब मैं वो अप्रोच पहले वाला लगाना छोड़ दिया था कि कौन सा आंसर टिक है। मैंने वो शुरू कर दिया था कि चलो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, और अदिति मैम की तरह ही मैं लगाऊंगी। और तब मैं ना, मुझे वो अपना दिख रहा था ग्रो लेवल की मैं कितना ग्रो कर रही हूँ। और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा मेरे। क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर में, वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। इवन मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत पढ़ती है, बहुत पढ़ती, बट लास्ट टाइम में वो इतने सिली मिस्टेक्स करके आती है। तो इस बार मैंने उसको गाइड किया कि नहीं, तुम इस बार अदिति मैम का मॉक टेस्ट लोगी, अभी पढ़ो, तुमको मॉक टेस्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है कि तुम अटेम्प्ट कैसे करना ये नहीं जानती हो। तो अभी वो आपको फॉलो करती है, आपका पढ़ती है वो। बट हाँ, अभी वो मॉक टेस्ट के लिए मैंने उसको बोला है, तो वो लास्ट टाइम में लेगी 1 मंथ और 2 मंथ के लिए वो। तो मैंने उसको भी गाइड किया है। Wow, that's great and I mean it gives me immense pleasure जब मैं कोई चीज़ को बहुत ही रेपिटेशन से बोल रही हूँ and there are students who are actually listening to it और कोशिश करते भी हैं अप्लाई करने की because as a student जो मेरा स्ट्रैटेजी रहा है या जो चीज़ें मुझे कभी नहीं मिल पाई थी और खुद से इतना कुछ करना पड़ा, खुद से क्वेश्चंस बना के मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, सो आई थिंक आई हैव मास्टर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू मेक क्वेश्चंस द वे एनटीए मेक्स, या वो यस क्वेश्चंस के मैम। सोर्सेज मैं कहाँ से लेकर आऊँ। और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरा इग्निशन बैच बहुत हेल्पफुल लगा था एंड दैट वाज माय फर्स्ट बैच ऑन जेआरएफ अड्डा बिकॉज आई जॉइंड अ बिट लेट, कोर्स ऑलरेडी आपका ये वाला साइकिल चल रहा था, उसके मिड में मैं आई थी, सो आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इग्निशन बैच जहाँ पे 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डिटेल्ड यस एक्सप्लेनेशन के मैम। साथ सॉल्व कराए थे एंड देर आर स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम पहले कहीं और से अगर वो कोर्स भी ले रहे हैं, बट अगेन सो यू हैव टू फिल्टर योर कंटेंट, बहुत ज़रूरी। और बहुत अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं and हर किसी का अपना एक अलग तरीका है, बट अगर आप लिटरेचर के किसी स्टूडेंट से पढ़ते हैं या किसी एक एजुकेटर से पढ़ते हैं, आई एम वेरी श्योर दे हैव सो मच ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, बट आपको वो नॉलेज एग्जाम में दिखाना है, बट आपको वो एग्जाम में किस तरीके से दिखाना है वो तरीका यस। बताना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक हम वहाँ पे मार खा जाते हैं एज एन एजुकेटर ऑल्सो और एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, आप शायद परख नहीं पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हैं अपना नॉलेज, बट नॉलेज फ्लॉन्ट करना चाहिए जिस तरीके से नेट का पैटर्न है उसके अंदर, आप क्वेश्चंस के अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कीजिए ना, आप 4 पॉइंट से आप डिटेल्ड रखिए ताकि स्टूडेंट को भी हेल्पफुल रहे। और मेरा एक मोटो बस ये रहता है, अगर बच्चा ज्वाइन करने आता है सेशन, कुछ सोच के ज्वाइन कर रहा है, क्यों कोई मेरा लाइव सुनना चाहेगा, मैं तो किसी का नहीं सुनना चाह रही थी। सो दिस यस मैम। दिस मोटिवेट्स मी टू डू बेटर, और अगर मैं आ रही हूँ यूट्यूब पर या पेड कंटेंट पर, आई शुड कम विद अ क्वालिटी कंटेंट कि अगर यस कोई मैम। बच्चा हफ्ते के बाद भी जाकर देखे, चाहे मुझे नहीं पता लग रहा है हाउ मेनी साइलेंट लिसनर्स आर देयर, बट उनके लिए बस वो प्रोडक्टिव रहे और ऐसा कोई ये नहीं सोचे कि आके मैम कुछ भी पढ़ा रही हैं। एंड फॉर फ्यू स्टूडेंट्स इट इज़ द वे कि मैम कुछ भी पढ़ा रही हैं, बट देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। आई एम नॉट हियर टू फ्लॉन्ट माई लिटरेचर बिकॉज आई डोंट हैव टू डू दैट, यू डोंट हैव टू डू दैट, आपको जितना पता है आपको पता है, अब आप अलग अलग तरीके से दिखाएंगे जहाँ दिखाने की ज़रूरत है। यस, एंड थैंक यू फॉर एडिंग द पॉइंट कि क्वेश्चंस के थ्रू हम ऐसे पढ़ सकते हैं और वही यस हमें मैम। करना चाहिए। थेरेटिकल रीडिंग आप कितना भी कर लें, जब तक आप एप्लीकेशन नहीं सीख रहे हैं, जब तक आप उस हम्म। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं सीख रहे हैं, देन एंड स्टूडेंट्स को मैं बस इतना ही फोकस दिलाना चाहती हूँ, और अगर आप एक बिगिनर हैं, आप शुरुआत में बेसिक्स क्लियर कीजिए, फिर आप सीधा आ जाओ पेपर पैटर्न को समझने के लिए। यस मैम। होता क्या है एज अ बिगिनर व्हाट वी डू में, तो हमने रिसोर्स को इकट्ठा करने में लगा दिया, पढ़ना चालू कर दिया। पढ़ना किस तरीके से है, तरीका आपको सिर्फ पेपर पैटर्न समझ है, क्वेश्चन आ सकते हैं, आज तक आप सिर्फ राइटर्स और वर्क्स कर रहे थे, बट आपको ये नहीं पता था कि पॉइंट्स भी कवर करने हैं, मुझे पीरियोडिकल्स भी करने हैं, मुझे अगर
कोई कॉफी हाउस कल्चर चल रहा है या कोई लेक पोएट्स हैं, तो व्हाट एक्चुअली आर लेक पोएट, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपनी तैयारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से करते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं। हाउ हाउ डिड यू प्रिपेयर, क्या आपने भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया था? यस मैम, बहुत ज्यादा आई थिंक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना ही जरूरी है, क्योंकि जेआरएफ के लिए मुझे लगता है यही सब चीजें मेरी काम आई, क्योंकि एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ना ही होता है। और आपके मैगजीन्स वाले वीडियो, साहित्य एकेडमी अवार्ड्स, वो सब वो सब तो आप रेडीमेड दे ही दी थी बट हमें उसे बस याद करना था। तो वो वहां पे थोड़ी मेहनत मुझे कम करनी पड़ी, क्योंकि दीदी है मेरे साथ, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि चलो ये तो दीदी कर दी, मुझे बस इसको पढ़ना है। बट जो चीजें खुद से करनी थी उसमें क्रोनोलॉजिकल, मुझे लगता था कि क्रोनोलॉजिकल एक ऐसा चीज है ना जो आप रट के कर सकते हो, पढ़ के कर सकते हो, और वो डायरेक्ट होते हैं। हाँ, कुछ कुछ बहुत टफ होते हैं, बट जिनका जैसे आप बताइए, कुछ कल्चरल स्टडीज एंड थ्योरी में जो राइटर यस, डायरेक्ट आते हैं, तो उनका अगर हम कर सकते हैं तो हम वहां पे मिस क्यों करें। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे नई नई चीजों में फंस रहे हैं कि एलजीबीटीक्यू आ रहा है, दलित आ रहा है, ठीक है, अभी वहां पे भी स्टार्टिंग है, वहां पे आप प्लस पॉइंट अपना गेन कर सकते हो, क्योंकि वहां से डायरेक्ट आएगा। जो चीजें डीप आ रही हैं, अगर आपका वो नहीं हो पा रहा है, तो जो चीजें डायरेक्ट आ रही हैं आप उस पे काम करो। तो मेरी यही सब स्ट्रेटेजी रही है, तो उसी से ये ऑल्सो सब आपने एक आज बहुत भी हो अच्छा रहा है। पॉइंट किया, इससे मुझे याद आया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल इनफ फॉर योर पेपर टू, एंड आपको एग्जाम में लगता है कुछ ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं, ये मुझसे नहीं हो रहे हैं या ये मैंने कभी सुने यस नहीं मैम। है, तो आप उस वक्त पे निराश ना हो। आप ये सोचो कि ये 10 क्वेश्चंस 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए भी यस थे। मैम। फॉर यस एग्जाम्पल, मैम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन अबाउट मूवी एंड पुटिंग इट इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो क्वेश्चन आया तो वो सिर्फ आपके लिए नया यस नहीं है, मैम। वो सबके लिए नया है। क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ, 90% से भी नहीं होगा, बाकियों का अपन तुक्का बोल सकते हैं। और वो जो तुक्के वाला कॉन्सेप्ट है वो भी एक लॉजिकल गेस होना चाहिए, जय माता दी या सिर्फ बी बी करके नहीं जाना नहीं है, नहीं। दैट डजंट वर्क इन द एग्जाम। नो नो मैम, नॉट। वो आपका जो प्रैक्टिस सेट था ना, मैं बोली ना कि वही वो चीज अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है कि आप कैसे एलिमिनेट करो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही दोनों में से कोई होगा। तो वो वहां पे भी वही वही गेस वो काम आता है। मैं उस दिन ही डिसाइड कर लेती कि मेरा 180 प्लस तो जा रहा है, पर अदर जो मैंने गेस किए क्या वो सही होंगे कि नहीं। या तो जब आंसर की आई तो मुझे रियलाइज हो गया कि चलो हाँ, मैंने इस बार सही से किया है काम, क्योंकि इस टाइम मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था। और इस पेपर के लिए प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपका सिलेबस थोड़ा सा रह भी जाए, आप उसको क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट, यहाँ से आप डबल बेनिफिट ले रहे हैं। आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनके ऑप्शंस भी पढ़ रहे हैं। कोई ऑप्शन आपके लिए नया है, आप विकिपीडिया पर जाते हैं तो आप वहाँ से 3 नई चीज़ों के बारे में और पढ़ते हैं। यस मैम। और आप कभी भी देख लेना, क्वियर स्टडी से भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले जो हम्म। 1-2 बार ऑप्शंस में जो राइटर्स हैं, दे हैव बीन यस मैम, पिकिंग मैं दैट उसी ओनली। को क्वेश्चन बना के दे बिल्कुल, देते वो हैं। यस हेनरी लुई मैम। गेट्स जूनियर, मैंने खुद प्रूफ भी दिखाया यूट्यूब पर कि ये कोई नया नहीं है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से परखा है, इट हैज बीन देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। और अभी तो जैसे दलित लिटरेचर है, क्वियर स्टडीज, एलजीबीटी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। हम्म। इतना जरूरी नहीं है इनको डेप्थ में, ये समझना बहुत जरूरी है मैं किस लिटरेचर पे कितना टाइम इन्वेस्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल, यस सेकंड मैम। प्रायोरिटी जैसे आपने बोला, ऑफ कोर्स यूनिट 7, 8 एंड 9 ही होना चाहिए, मैं तो खुद यही एम्फेसिस रखती हूँ। और फिर आप इंडियन लिटरेचर अच्छे से करिए। हम्म। इंडियन लिटरेचर में डेप्थ की जरूरत नहीं है, बट एक होराइजन एक्सपैंड करने की जरूरत है। जितने हम कंटेम्प्रेरी राइटर्स से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, बस वही तो करना है और उनके देखने हैं, दैट्स इट। और अवार्ड विनर्स, आई नो it has it has been a game changer for me when I was preparing for it। खैर मैंने उसका खुद लिस्ट बनाया था, विकिपीडिया सोर्सेज से लेकर, गॉट इट प्रिंटेड, और वही मैं आज अपने हैंडबुक में भी देती हूँ और मैं यूट्यूब कंटेंट पर भी। और अवार्ड विनर्स ऐसे ज़रूरी नहीं है कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, बट उनके राइटर्स से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यस आते हैं। मैम, एंड वहीं से आते हैं क्वेश्चंस। सी, एक्चुअली जिन बच्चों को लगता है कि सिलेबस या नहीं पता है, आप सिंपली एक काम करो कि जो भी अवार्ड्स विनर है, नोबेल प्राइज, साहित्य अकेडमी, सारे राइटर कवर कर लो, हो बिल्कुल गया, वही सिलेबस है। वही सिलेबस है। व्हेन यू टेल मी टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ टॉप 50 राइटर्स, टॉप 10 राइटर्स, टॉप 100 राइटर्स, मैं खुद वहीं से पिक यस। करके आपको लिस्ट देती हूँ। मैं आउट ऑफ द ब्लू तो कोई भी लिस्ट नहीं बना सकती, ना ही मुझे पता है एनटीए के दिमाग में क्या चल रहा है, बट मैं तो समझ सकती हूँ इतने सालों से पैटर्न क्या है।
since I've also qualified recently, so I think I'm much capable to understand the recent updates. और updated रहना बहुत ज़रूरी है अपने पेपर यस में. मैम। नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको अपनी स्टडी रूटीन में डालना थोड़ा सा ज़रूरी है. ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बट एक इंट्रोडक्शन स्टेज आपका होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अब ग्राफिक नैरेटिव से दोनों शिफ्ट में, ठीक है ना, हुँ, आप थोड़े दिन के लिए एक दो ग्राफिक नॉवल स्पेंड कर दो. एंड अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी जो यूट्यूब सीरीज भी चल रही है, दैट इज ऑन मेजर टॉपिक्स. यस बिकॉज मैम। बेसिक तो सब कर रहे हैं और सब करा भी रहे हैं. आप नए टॉपिक्स पर बात करिए जिस पे स्टूडेंट को अब डिफिकल्टी हो. Yeah, it's lovely talking to you, and I think I can keep on and on because your journey is very inspiring. And JRF winning strategy जो एक स्टूडेंट का होना चाहिए, उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो आपके पास है यहाँ पर. And something you did for literary terms. Yes, ma'am. Of course, एमएच अब्राहम प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। एंड आपका जो वीडियोस था, वीडियो के स्टार्ट में एक बताती थी वर्ड्स और एक लास्ट में, और वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा आपके वीडियो का। तो वो फर्स्ट का एक एक वर्ड का मैं उसका भी नोट्स बनाती थी, और लास्ट में क्योंकि आप भी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करवाती थी Yes. स्टार्टिंग के वीडियोस में, तो वो भी काम आया है। और एमएच अब्राहम ही फॉलो करती रही हूँ लिटरेरी टर्म्स के लिए, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अभी आप रिसेंटली जब आफ्टरनेट आप वीडियो बनाई थी कि एक काम करते हैं 5 पेज एक दिन में पढ़ते हैं, तब से वो फिर से मैं उसकी रीडिंग कर रही हूँ। अरे परफेक्ट परफेक्ट, एंड आई नीड स्टूडेंट्स हु एक्चुअली डू दिस. और जब से मैंने वो वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो बनाते हुँ, वक्त ये था कि स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या मैम हमें स्पून फीड कर रही हैं. बट आई जस्ट वांटेड टू टेल द चार्म ऑफ द बुक. बुक बहुत से स्टूडेंट्स के पास होता है, बट उसको इस्तेमाल कैसे करना. So I have यस this one मैम, student in my paid batch purchased the book because I told her to do so. एंड नेक्स्ट दिन उनके हाथ में किताब था. अब पर उसको उनको बस ये समझ नहीं आया किताब को पढ़ना कैसे है. एंड आई हैव बीन स्पेंडिंग डेज इन डेज टू जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड कि उसको करना कैसे है. और द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, मोमेंट यू स्टार्ट पिकिंग अ सर्टेन बुक, सजा के रखना नहीं है, उसको किस तरीके से पढ़ना है, दैट आल्सो टेक्स टाइम. And she is in my paid batch. She is currently doing her masters. Everything is very new to her. बट वो एक स्टूडेंट का पोटेंशियल, उनका एफर्ट, उनका हार्ड वर्क वो दिखता है डेली सेशंस में. और आपकी स्टोरी से मुझे कुछ वही याद आया कि कैसे मैं थोड़ा टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट करती हूँ, जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड द बेसिक्स. और वो यस बेसिक्स मैम, आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है. लिटरेरी टर्म्स बहुत काम आता है, चाहे आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं लें, बट अगर आज आप वहाँ पे जाके एक ब्रीफ पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल विक्टोरियन एज का भी, आपको वो फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करा देता है इंपॉर्टेंट यस मैम, राइटर्स, कैरेक्टर्स, वर्क्स का. इससे ज़्यादा और इससे अच्छा बुक आपको कहीं मिलेगा नहीं. एंड इट्स ग्रेट कि 5 पेज तो हमेशा पढ़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं है एक यस घंटा मैम, लगातार स्पेंड करना है. आप उसको ब्रेक्स में कर लो ना, तो टर्म्स आप बीच हुँ, बीच में पढ़. जब मैंने बहुत पेपर 2 कर लिया है, मुझे गैप चाहिए कल 2 लिटरेरी टर्म्स. क्या क्या हर्ज है उसमें, और आप कितनी सारी चीज़ें कवर भी कर पा रहे हैं. थैंक यू फॉर यस एडिंग द मैम। पॉइंट. एनीथिंग एल्स यू वांट टू से टू स्टूडेंट्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं. अभी तो फिलहाल मैं पीएचडी में हूँ, तो मैं पेपर राइटिंग सीख रही हूँ कि कैसे पेपर लिखते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे भी मुझे वही थोड़ा फ़ील आता है कि कितने इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा बिगिनर हूँ। तो मैं अभी वही एक्सप्लोर कर रही हूँ, और जस्ट मैं रीड कर रही हूँ। जेआरएफ का सर्टिफिकेट, अवार्ड लेटर सब मिल जाएगा, पर स्टिल 1% का मुझे है कि अभी भी मुझे नॉलेज गेन करना है। मे बी इंटरव्यू में सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा, नॉलेज तो। करेंटली आई एम रीडिंग रूथलेज अगेन, कि फिर से मैं करती हूँ। और बिकॉज एचपीएससी का सिलेबस सेम है, तो फिर से मुझे वही जर्नी स्टार्ट करनी है, तो वही मैं स्टूडेंट्स को भी वही बोलना चाहूंगी। अरे और परफेक्ट, उसके आपने लिए एचपीएससी का फॉर्म यस भी मैम, भरा है. दैट्स अ यस ग्रेट मैम। अपॉर्चुनिटी. हाँ, आप कुछ बोल रहे थे स्टूडेंट्स. हाँ, बोल रहे थे वही कि स्टूडेंट्स को एचपीएससी हो या नेट हो, सिलेबस अगर सेम है, तो जो मैंने बताया ना तरीका, अभी मैं भी वही कर रही हूँ कि मैं एचपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊंगी और फिर से एक्सप्लोर करना शुरू कर दूंगी, चारों ऑप्शंस के उसको पढ़ना कि वहां पे क्या है, क्योंकि उसका डिफरेंट लेवल है, इसका डिफरेंट लेवल है। तो वो मैं एनालाइज करूंगी प्रीवियस ईयर से। तो जो बच्चे कुछ मार्जिन से रह गए हैं नेट और जेआरएफ के बीच, उनको जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो प्रैक्टिस की है, और द स्ट्रेटेजी कि आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं।
तो वो यही 2 चीज़ को उनको साथ लेके चलना है। बस बिल्कुल। इतना ही कहना है। और आपने आपने बहुत कम लफ्जों में बहुत कुछ कह दिया। अगर किसी स्टूडेंट को समझना होगा वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या पैटर्न है। जितनी भी मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाती हूँ आपने वो सारी आज क्रक्स करके यहाँ बता दी है कि मैंने ये हुँ, सब इम्प्लीमेंट किया है, मैंने इस सब पे काम किया है। एंड अगेन यू मेड अ पॉइंट एचपीएससी का। सिंस आई हैव बीन आल्सो मेकिंग वेरी रिपीटेटिव वीडियोस यस एचपीएससी को मैम। टारगेट करके, पहला तो बम्पर वैकेंसी है, 113 बहुत हुँ, होता है। आई एम फ्रॉम हरियाणा और मुझे पता है कि कितने समय के बाद एक ये वैकेंसी आई है और यहाँ पे अब भरपूर इसका एक टारगेट होना चाहिए जिस पे स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। एंड नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद भी आपका जर्नी रुकता नहीं है और रुकना भी नहीं यस मैम। चाहिए। आपका नॉलेज रुकेगा नहीं अगर आपने ये ठान लिया कि आज मुझे सब पता है, आई एम द मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नो यू आर नॉट। नो नेवर। यस, नो यू आर नॉट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। और आपको अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए एचपीएससी के लिए बैठना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हमारे हाथ में कोई जॉब आके थमा देगा। आपको बहुत सारे हाथ पैर अभी भी मारने पड़ेंगे। यस मैम। एंड दैट इज एन आई ओपनर, नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और इसी के साथ साथ फॉर एग्जाम्पल नाउ यू बिन प्रिपेयरिंग फॉर एचपीएससी, तो आपको वो बेसिक्स फिर से थियोरी थियोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नो उसका मैम। अगर एमसीक्यूज प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते हैं और उस अप्रोच से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चार्म की तरह काम करेगा। एंड समथिंग आई हैव आल्सो बीन डूइंग, एचपीएससी का एमसीक्यू बैच मैंने निकाला है बिकॉज मुझे वो एक्सपेंसिव कोचिंग्स हाई प्राइस थ्योरेटिकल बैच नहीं निकालना है उनके लिए, बिकॉज आई एम वे टू मेच्योर टू अंडरस्टैंड द पर्सन हु हैज wants to apply for HPSC has already cleared the UGC नेट। यस बड़ा मैम। फर्क कर रहे हैं, अब वो इतना मेच्योर है कि मुझे नहीं करना है, वो खुद से तैयारी करेंगे। हाँ, एक चीज पे जो आप लैक करते हैं कि अभी हम हर कोई अपने लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस पर है, उस वक्त पे मैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन या मैं क्या अपना रोल दे सकती हूँ। मुझे लगता है कि बस मेरा वो एक रोल है कि मैं एमसीक्यू बैच दे सकती हूँ। वहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस विद वीडियो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, समथिंग आई हैव बीन डूइंग। यस मैम। All the best for the HPSC exam and wishing you all the very best for whatever you decide to do, because जो आपका जर्नी है आप बहुत आगे जाएंगे। एंड कीप इन टच। आपने मुझे दीदी तो थैंक यू बोल सो ही दिया है, मच बहन मैम। बना लिया है, तो अब बिल्कुल साथ साथ चलना है। कीप मी अपडेटेड एंड ऑफ कोर्स यस। और स्टूडेंट्स को मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स को भी आए, कुछ सीखने को मिले, कुछ पिन पॉइंटर्स यहाँ से मिले। और प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेट करिएमा कमेंट सेक्शन में, हाउ वंडरफुल शी इज़। it is very rare to see students who are very kind, who are very grounded। और एक ही बार नेट क्लियर करने के बाद भी जब तसल्ली नहीं मिलता है आप अच्छे से उसको पढ़ने बैठते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम मिलते हैं। जब मिलते हैं तो आपको सीखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स शी इज बीन डूइंग ऑल दोज थिंग्स जो हर एक स्टूडेंट का सपना है कि जेआरएफ भी करना है, पीएचडी में भी एनरोल करना है और अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी बहुत कुछ यस पढ़ना मैम। बाकी है। द zeal एंड द urge टू जस्ट कीप ऑन लर्निंग वो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। एंड थैंक यू गरिमा फॉर सेटिंग दैट एग्जाम्पल फॉर अस। लिटरेचर में ऐसे स्टूडेंट्स मिलना इज लाइक गेम चेंजर। और यही यही मुझे all the very best. So yes, this is Garima with us, who has cleared her JRF and is doing wonderful things in her life right now. And if you want to listen more of the success stories with us, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ साइनिंग ऑफ। बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम। बाय बाय। थैंक यू।